क्लास 10th स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। समझिएगा सबसे पहला टॉपिक रेसिस्टर्स इन सीरीज। रेसिस्टर्स इन सीरीज का मतलब क्या है? देखिए, ये रेजिस्टेंस 1 R1, दूसरा रेजिस्टेंस इसी के साथ कंबाइन किया, दिस इज R2, तीसरा रेजिस्टेंस भी कंबाइन कर दिया, दिस इज R3। थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन दिस वे लाइक इन सीरीज। अब बात समझिएगा, इसको कनेक्ट किया एक सेल से, बैटरी से, की ऑन कर दिया, डॉट लगा दिया मतलब ऑन कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, करंट इसमें फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है आई, दिस इज आई। जरा चेक करो, इस रेजिस्टेंस में करंट आई जा रहा है, सेम करंट आई सेकेंड रेजिस्टेंस में भी जा रहा है, सेम करंट आई थर्ड रेजिस्टेंस में भी जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर सेम करंट रेजिस्टेंसेस के थ्रू पास हो तो रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी इन सीरीज। ऐसे रेजिस्टेंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। याद रखिएगा, रेजिस्टर्स इन सीरीज, पहली चीज सेम करंट पास थ्रू ईच रेसिस्टर, बट पोटेंशियल डिफरेंस देखो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो आप जरा समझना, यहां पोटेंशियल डिफरेंस इस पहले वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस V1, सेकेंड वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस V2, थर्ड वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस V3। क्यों? देखो, इस रेजिस्टेंस R1 का पहला एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, लेकिन इसका दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये पूरा पोटेंशियल V नहीं ले पाएगा, पोटेंशियल के पार्ट्स हो गए। ठीक, तो बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस is not the same। शॉर्ट में पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड। अब बात आती है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो दैट इज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इन तीनों का रेजिस्टेंस अगर हम कंबाइन करते हैं, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो नेट रेजिस्टेंस in series combination, that is RS, S stands for series combination, is equals to R1 plus R2 plus R3। डेरिवेशन नहीं करा रहे, आप समझ लीजिए। अब छोटी सी चीज के रेजिस्टेंसेस जो है वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तो नेट रेजिस्टेंसेस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम हो जाता है। मतलब नेट रेजिस्टेंस ऑलवेज नोट RS is greater than R1, R2, R3, तीनों से बड़ा होगा क्योंकि इन तीनों के सम के इक्वल है। नेक्स्ट वन इज रेसिस्टर्स इन पैरेलल। रेसिस्टर्स इन पैरेलल, अब पैरेलल में रेजिस्टर्स होने का मतलब क्या है ये समझिएगा। दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, सेकेंड रेजिस्टेंस R2, थर्ड रेजिस्टेंस R3, और इस टाइप का कॉम्बिनेशन है कि हर रेजिस्टेंसेस का एक कॉमन, एक ही ज्वाइनिंग फॉर्म कर दिया, A पॉइंट और ये B पॉइंट, और इसको सेल से कनेक्ट कर दिया। सेल अभी बैटरी है, दो सेल्स कनेक्ट कर दिए, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। यहां पे आप देखोगे, ध्यान दोगे तो करंट चला I,
पॉजिटिव टर्मिनल से चलते चलते आई पहुंचा यहाँ पहुंचने के बाद करंट को मूव करने के कितने पाथ मिल गए? 3 डिफरेंट पाथ्स मिले। इसमें करंट गया सपोज कीजिए I1, इस वाले पाथ में I2, इस वाले पाथ में I3। तो यहां पे करंट जो है हर रेजिस्टेंस में अलग अलग जा रहा है। क्लियर? यहां पे लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस R1 का देखो, ये एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, दूसरा एंड भी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, सेम, हर एक के लिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पहली बात कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज द सेम होगा, बट करंट इज नॉट द सेम, मीन्स करंट इज डिवाइडेड, टोटल करंट इज डिवाइडेड। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां देखिएगा टोटल करंट I जा रहा है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो ये सारा ऐड अप होके फिर से इधर क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस ईच के अक्रॉस क्या है? दैट इज V। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो याद रखिएगा जहां करंट डिवाइड हो रहा है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और जहां वोल्टेज डिवाइड हो रहा है वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो, बट असली चीज यही समझ लो, अगर करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस सेम जा रहा है तो वो सब सीरीज में, और अगर करंट का डिवीजन हो रहा है, अलग अलग करंट जा रहा है और वोल्टेज सेम है, तो वो पैरेलल में। यहां पे नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? इसका बहुत बड़ा यूज है। नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन RP क्या होगा? तीनों का रेजिस्टेंस मिला के। तो RP के लिए फॉर्मूला होता है 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला है, इससे आप नेट रेजिस्टेंस निकालोगे। खास बात याद रखिएगा कि RP जो होगा वो छोटा होगा किससे? R1 से भी, R2 से भी और R3 से भी। नेट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम हो जाता है, और आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ग्राफ अगर एक क्वेश्चन फॉर्म कर दें कि ग्राफिकली जो है इसमें बताओ कौन सा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन शो कर रहा है और कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन, समझिएगा। यहां पे मैंने एक ग्राफ ये A फॉर्म कर दिया, दूसरा ग्राफ मैंने ये B फॉर्म कर दिया। तो इसमें कौन सा सीरीज का है और कौन सा पैरेलल का है? तो हमें पता है V/I जो है वो क्या बताता है? रेजिस्टेंस बताता है। ठीक है, तो बात समझिए, जिसका स्लोप एंगल ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, स्लोप जिसका ज्यादा, ढलान जिसकी ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा V/I ग्राफ में। तो यहां पे एंगल किसका ज्यादा है? B का। एंगल किसका कम है? दिस इज A का। तो दैट मीन्स ये जो A है वो बता रहा है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और B जो है, B ग्राफ बता रहा है किसका? सीरीज कॉम्बिनेशन का। ओके, याद रखिएगा। सपोज ये एंगल मैं कह देता हूं 30 डिग्रीज और इसे मैं कह देता हूं 60 डिग्रीज। तो अब आपको क्लियर हो गया 30 डिग्रीज छोटा एंगल है, इसका स्लोप कम होगा, ये स्लोप ज्यादा है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का कम एंगल वाला हो जाएगा और सीरीज कॉम्बिनेशन का ग्रेटर एंगल वाला हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि इसका स्लोप कम है तो कम है रेजिस्टेंस, स्लोप ज्यादा है तो ज्यादा है रेजिस्टेंस। दैट्स ऑल। तो ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा। अब अगला टॉपिक हम बताते हैं आपको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बताते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब आप जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। आप घर में इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हो, जैसे ही आप
करंट उसमें पास करते हो वो इलेक्ट्रिक आयरन हीटअप हो जाता है, जिससे आप अपना क्लॉथ आयरन कर लेते हो। दूसरा एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक गीजर है, गीजर ऑन करते हो वो हीट प्रोड्यूस करता है, आपका पानी गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से पानी गर्म कर लिया आपने। तीसरा एग्जाम्पल जो आप ठंड में यूज करते हो, हीटर, ब्लोअर जिसको कहते हो, गर्म हवा देता है, कैसे देता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके देता है। अब बात समझिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्यों होता है उस, और क्या फॉर्मूला है, किसका ज्यादा यूज होता है, क्यों होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। बात समझिएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्यों होता है। तो ये सपोज कीजिए ये वायर है, मोटा सा मैंने बना दिया, और इस वायर का रेजिस्टेंस तो होगा ही, पता है आपको रेजिस्टेंस होगा। अब ये रेजिस्टेंस जो है ये क्या करता है, करंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टेंस है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है I, रेजिस्टेंस है R, और आपको पता है गीजर में पानी गर्म करते हो तो तुरंत थोड़ी ना गर्म हो जाता है, इट विल टेक टाइम, टाइम लेता है। तो हीट जो जनरेट होता है वो होता है उसका फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, मतलब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर के, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, जितने टाइम में इसको फ्लो कराते हो। अब बात समझिएगा ऐसा क्या है इसमें, क्यों होता है ये समझिए। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है और रेजिस्टेंस की वजह से एटम से टकराता है तो इसका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, या यू में से फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोइंग चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, loss of kinetic energy of electrons appears in the form of heat, appears as heat, kinetic energy का loss heat में appear होता है। तो this is the formula H is equals to I square RT। यहां पे ध्यान दीजिएगा करंट पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, इसलिए हमारा हीटर ब्लोअर जो है ज्यादा करंट ड्रॉ करता है। करंट ज्यादा ड्रॉ करने का मतलब ही हो गया कि वो हीटिंग तभी ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा जब ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। ओके, एच आई स्क्वायर करंट के स्क्वायर के, अगर करंट डबल करोगे हीटिंग इफेक्ट स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है, दैट मीन्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ट्रिपल करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस हाई रखते हैं हम ताकि हीटिंग ज्यादा प्रोड्यूस हो, लंबे टाइम तक फ्लो कराओगे तो हीटिंग ज्यादा प्रोड्यूस होगा। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसका पूरा नाम है ऐसे जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पावर। पावर क्या होता है? तो हमें पता है पावर, सभी को चाहिए पावर, दैट इज पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है पावर, सबको चाहिए। तो इसी से फॉर्मूला बना लेते हैं, पावर स्टैंड्स फॉर P, S मीन्स इक्वल्स टू वेरी फॉर V, I फॉर करंट, इंपॉर्टेंट। पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, P इक्वल्स टू VI। अब पावर होता क्या है? तो पावर इज रेट ऑफ, टाइम रेट, क्या है? टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज P इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है? यहां पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है दिस इज W इज इक्वल्स टू VIT, VIT। तो दैट इज
अगर यहां पुट कर देते हैं W के प्लेस में, देखो W इज इक्वल्स टू VI T पुट कर दिया तो दिस बिकम्स अपॉन T, T चला गया, दिस इज VI, P इक्वल्स टू VI। SI यूनिट क्या है पावर की? SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। SI यूनिट ऑफ पावर जो है वो वॉट है, ओके। और 1 वॉट किसके इक्वल होगा? तो दैट इज 1 वॉट अगर लिखते हैं तो सिंपल है, वर्क डन की जगह 1 जूल, टाइम की जगह 1 सेकेंड। तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। मतलब क्लियर है? अब बात आती है हमारे पास, पावर भी हमने पढ़ लिया, पावर का और भी फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो। इन फॉर्मूला किसके टर्म्स में? देखिएगा फॉर्मूला किसके टर्म्स में, देखिएगा V इज इक्वल्स टू RI होता है, कैसे? ओम्स लॉ से। तो एक काम करते हैं, हम V के प्लेस में यहां डाल देते हैं वैल्यू, तो P बिकम्स इक्वल्स टू V के प्लेस में क्या डाल दें? RI इंटू I, तो दिस बिकम्स I स्क्वायर R। अब एक और फॉर्मूला भी फॉर्म कर सकते हैं हम, तो P इक्वल्स टू I स्क्वायर R के भी इक्वल होगा। ये देखो 1 मार्कर में आ सकता है कि पावर इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, चॉइस दे देंगे, तो आप अच्छी तरह समझ लो, एक याद कर लो और ओम्स लॉ याद कर लो, बस हो जाएगा, आपसे खुद ही डिराइव कर लोगे। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास, एक और फॉर्मूला हम फॉर्म कर सकते हैं, देखिएगा कैसे। आप किसकी वैल्यू निकाल लो? I की वैल्यू निकाल लो ओम्स लॉ से ही। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। तो मैं यहां पे I के प्लेस में पुट कर दूंगा V अपॉन R, तो P इक्वल्स टू V ऐसे ही रहा, दिस इज V अपॉन R, तो P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ये नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब समझिएगा, यहां तक क्लियर है? अब एक छोटी सी चीज है, एनर्जी। एनर्जी दैट इज वर्क डन। वर्क डन के बराबर ही होता है एनर्जी, W दैट इज E। अब हमारे पास पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन T था, यू में राइट E अपॉन T, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। बात समझिए, पावर इंटू टाइम एनर्जी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ये तो कोई सी भी एनर्जी हो गई आपकी, बट हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं अगर, तो देखिए क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं और किस रेट से पैसा वैसा देते हैं, ठीक है? तो वो देखिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज E इज इक्वल्स टू पावर, पावर इज इक्वल्स टू VI इंटू T। ये हो गया। SI यूनिट ऑफ एनर्जी तो पता है, जूल है। देखिएगा SI यूनिट ऑफ कोई भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, इज जूल, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल J। बट कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी is kilowatt hour, that is kWh, स्मॉल k है, किलोवाट आवर। अब बात समझिएगा, किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है? तो 1 किलो का स्टैंड, किलो मतलब 1000 होता है,
दिस इज 1 किलोवाट इंटू 1 आर। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वॉट इंटू 1 आर। अब समझिए, नेक्स्ट वन इज, आपने अभी अभी पढ़ा है 1 वॉट किसके इक्वल होता है? तो आपने पढ़ा था 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड, दैट इज 1000 जूल, वॉट की जगह जूल पर सेकेंड। 1 आर का मतलब 3600 सेकेंड्स, दिस इज 3600 सेकेंड, सेकेंड गॉन विथ सेकेंड, दैट इज 36, हाउ मेनी zeros, 3 and 2 5, 3 and 2 5 जूल्स। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस के बाद डेसिमल 3.6 इंटू 10 रेज टू जितने प्लेसेस मूव किया 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 रेज टू 6 जूल। और कमर्शियल यूनिट में 1 किलोवाट आवर को ही हम 1 यूनिट कहते हैं, या यू में से 1 BOT। BOT मतलब आपका, अच्छा छोड़ो BOT रहने दो, तुम मत सीखो। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, जो आपके मीटर में यूनिट उठता है वो 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर आपने एनर्जी कंज्यूम की है, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 3.6 इंटू 10 रेज टू 6 जूल। इतनी एनर्जी कंज्यूम कर ली। अगर इधर देखना चाहते हो तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल। तो जूल बड़ी छोटी यूनिट है एनर्जी की, 36 लाख जूल एनर्जी यूज कर लेते हो अगर एक यूनिट आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की तो। दैट्स ऑल। अभी ये छोटा छोटा बता दिया आपको रिवीजन के लिए, अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस करेंगे। दैट्स ऑल।